स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। यस, फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे थे ना। चैप्टर नंबर 4 का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपको मेन जितनी बातें सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म की बात करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये प्रिज्म होता क्या है, पहले ये समझेंगे, ठीक ना। फिर प्रिज्म का रे डायग्राम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म है क्या, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, जो 5 प्लेन सर्फेसेस से क्या होता है, बाउंडेड होता है, ठीक ना। और इसका जो आपका क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। इट मीन्स, देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, बहुत आसानी से डायग्राम आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस भी करना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम हमने दिया ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल है। और अब हमने क्या किया, एक दूसरा ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये सेकंड ट्रायंगल बनाया। अब देखिए, अब इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 सरफेसेस हैं। अगर मैं नेमिंग कर दूं, देखिए इसका नाम डी रख देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं, इसका नाम एफ रख देते हैं। नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो ए बी सी है, ये ट्रायंगुलर फेस है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रायंगुलर आपका फेस हो गया, सरफेस हो गया। अगर आगे में ट्रायंगुलर है तो पीछे में भी ट्रायंगुलर होगा। तो देखिए एफ डी ई, ये दूसरा ट्रायंगुलर फेस हो गया, तो 2 ट्रायंगुलर फेस हो गया ना। अब देखिए जरा ध्यान से, ए एफ ई सी, ये एक रेक्टेंगुलर फेस है। फिर देखिए ए एफ डी बी, ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस है। और नीचे में देखिए डी ई सी बी, ये आपका एक रेक्टेंगुलर फेस ही है। तो टोटल फेसेस कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक ना। लेवलिंग कर देते हैं, जरा ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। आपका ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ठीक ना, ये आपका है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये जो आपका पार्ट है, ये भी आपका क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। नीचे में जो रेक्टेंगुलर फेस है, ये आपका क्या कहलाता है, बेस, ठीक है। अब आप याद रखिएगा लगे हाथ कि रेक्टेंगुलर सरफेस का जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो शेप है, कैसा है, रेक्टेंगुलर है। कैसा है, रेक्टेंगुलर है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब आगे देखिए, ये जो पार्ट है ना, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है। और ये जो आपको क्रॉस सेक्शन ए बी सी दिख रहा है ना, ठीक ना, ओके, इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग ट्रायंगुलर फेस, ठीक है। ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर फेस या सरफेसेस, जो बोलना है बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये जो आपके 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो रेक्टेंगुलर शेप में है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है। कुछ आपका यूं है, इस तरह से है, इस तरह से है, तो पैरेलल नहीं ना है। इसका मतलब क्या है, सर्टेन एंगल पर है। तो जितने एंगल पर होता है उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी ये जो आपको पॉइंट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे, जिसे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप याद रखिएगा ये आपका बेस है, ओके। जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे ना, तो हमें इतना बड़ा प्रिज्म नहीं लेना है, इतना 3D नहीं लेना है। आपको शुरू का जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, ABC, इसी को आपको लेना है, ठीक ना। तो मैंने प्रिज्म के बारे में आपको सभी बातें बता दिया कि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक ना, जो आपका 5 प्लेन सरफेसेस से क्या होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। और आपका जो है इसमें से इसका जो क्रॉस सेक्शन वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। आपका 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है। अगर आपसे पूछ दे कि एक प्रिज्म में कितने रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए डायग्राम में ही
टोटल 3 होता है, और ट्रायंगुलर फेसेस कितना होता है, तो आपका 2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। नीचे का बेस होता है, और दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो इंक्लाइंड होता है कुछ एंगल पर, जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है ना, ओके। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ये प्रिज्म का मतलब समझाया, अब हम लोग रे डायग्राम करने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको बोला रे डायग्राम में हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ जो क्रॉस सेक्शन उसी को लेना है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब मैंने क्या किया है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या कराया है, इंसिडेंट करवाया है। आपकी मर्जी है, कुछ नाम देना है तो दे दीजिए, जैसे मैंने इसका नाम ओए दिया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको पता है ना ये कौन सा मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, और ये जो प्रिज्म है ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ डी, डेंसर मीडियम है, ताकि दिक्कत नहीं है आपको। और ये फिर से कौन सा मीडियम है, आपका रेयर मीडियम है। वी नो वेरी वेल व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आप 90 डिग्री बना दीजिए, बना दिया, ठीक ना। और नॉर्मल के टुवर्ड्स आपका बेंड करेगा, ठीक ना, नॉर्मल के टुवर्ड्स आपका बेंड करेगा। ठीक है, अब ये पैरेलल भी हो सकता है, आपका नॉन पैरेलल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब अंदर में तो कभी भी जो रे ऑफ लाइट उसका डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। अब जैसे ही ये दूसरे मीडियम में जा रहा है, यहाँ पे फिर से आप क्या कीजिएगा, एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। अब आप क्या देखते हैं, यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है अब नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगा। क्यों, वी नो वेरी वेल व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रे मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा, तो हमने क्या किया, इसको नॉर्मल से दूर भेज दिया। आपको नेमिंग करना है तो आपकी मर्जी है, देख लीजिए नेमिंग कर देते हैं। इसका नाम मैंने क्या रखा है, ए रखा है। अच्छा, इसका नाम ए मत रखिए क्योंकि ऑलरेडी एक ए से डिनोट किया जा चुका है। इसका नाम पी रख देते हैं, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। ठीक है ना, ये ओपी हमारा इंसिडेंट रे है, ये पी क्यू हमारा जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, और ये क्यू आर हमारा कैसा है, इमर्जेंट रे है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये जो है इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए, अब यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है ना, जब आप इसको बैक साइड में प्रोड्यूस कीजिएगा, इसको बैक साइड में प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है, और इसको भी बैक साइड में प्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म करता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और यहाँ पर ये जो एंगल है, कितना एंगल से ये रे ऑफ लाइट डेविएट हुआ है, ये आपका डेल 1 हो गया, और यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे, डेल 2 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है ना, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इसको मैं नाम कुछ दे देता हूँ, एन दे देता हूँ, ठीक है, नाम दे दिया। अब यहाँ पर ये जो है ना, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एंगल बनता है नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में, इसे बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका एंगल है इसे हम लोग R1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर जो एंगल इसे हम लोग R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, मेन आपका रे डायग्राम अच्छे से आपको बनाना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपके कुछ इक्वेशन मिलेंगे, कुछ आपके एक्सप्रेशन मिलेंगे, वो एक्सप्रेशन हम लोग फटाफट देख लेते हैं समझ के। ठीक ना, तो देखिए पहला जो आपका एक्सप्रेशन मिलता है वो ये मिलता है कि जो डेल होता है ना, वो डेल 1 प्लस डेल 2 के बराबर होता है। ठीक है ना, मैं जितना जरूरत है उतना आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रूविंग अभी तक तो पूछा नहीं है। ठीक ना, बट इन केस फिर भी पूछ दे तो आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये जो डेल है एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक ना, और डेल 1 डेल 2 एंगल ऑफ डेविएशन ही है, बट ये आपका इस रे के लिए है। ठीक ना, तो यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया है। और फिर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों कहते हैं कि ज्योमेट्री कहता है कि ये आपका जो है एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो एक्सटीरियर अपोजिट एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, इसलिए मैंने लिखा डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस का डेल 2। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, अब ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए ये जो लाइन है
और ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो आई आएगा और यहाँ पे ये पूरा जो एंगल है ये पूरा एंगल एक दूसरे का क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ना, इसका मतलब आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल वन प्लस का आर वन लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं ना, ठीक है ना, आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि I इक्वल टू डेल वन प्लस आर वन। तो यहाँ से अगर हम डेल वन निकाल लें तो डेल वन बराबर कितना निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा I माइनस का आर वन। ठीक है, I माइनस का आर वन। सिमिलरली आप यहाँ से देखिए, ये जो आपको लाइन दिख रहा है और ये जो लाइन दिख रहा है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इमरजेंस, और यहाँ पर डेल टू और आर टू, ये दोनों दूसरे की इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल से। इस वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डेल टू होगा वो आपका कितने बराबर, ठीक है, डेल टू प्लस आर टू बराबर ई हो गया। तो डेल टू बराबर हो जाएगा ई माइनस का आर टू, ई माइनस का आर टू, ई माइनस का आर टू हो गया। अब क्या करेंगे, पहला एक्सप्रेशन हम लोग को मिलने जा रहा है। तो देखिए आप डेल वन की जगह डालेंगे आई माइनस का आर वन और डेल टू जगह डालेंगे ई माइनस का आर टू। अब दोनों को आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आई माइनस का ई ना, आई प्लस का ई, सॉरी, आई प्लस का ई होगा ना, दोनों को पुट कर रहा है। तो आई प्लस का ई और आप माइनस कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको आर वन प्लस का आर टू। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन मिलता है, जहाँ पर आप देख लीजिए जो डेल है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। मैंने आपको नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। यहाँ पर ये जो है ना, इस डेल को क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक ना, एंगल ऑफ डेविएशन मैंने आपको समझाया है कि किस एंगल से आपका रे ऑफ लाइट डेविएट कर रहा है, टर्न कर रहा है। या आई का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई का एंगल ऑफ इमरजेंस, आर वन आर टू आपका दोनों के दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है ना, ओके। चलिए अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर ज्योमेट्री क्या बोलता है कि देखिए जो ए पी एन क्यू है ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक ना, अगर ये पैरेललोग्राम है तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री होगा, होगा 90 डिग्री। ठीक ना, तो आपका यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल और आपका ये एंगल एक दूसरे का क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। क्योंकि आपका हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक ना, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आपका जो है वो निकल के आ जाएगा कि एंगल पी एन क्यू बराबर कुछ आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा। और उसके बाद आप ये ट्रायंगल लीजिएगा पी एन क्यू। ठीक ना, पी एन क्यू ट्रायंगल में ये आर वन और ये आर टू और ये एंगल हमको निकालना है। तो एक ट्रायंगल में थ्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक ना, 180 डिग्री होता है। तो वहां से आपका ये जो एंगल है पी एन क्यू वो आपको निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस आर वन प्लस आर टू, ये निकल के आएगा ना। ठीक ना, तो फिर दोनों जगह पी एन क्यू है, दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा। और इक्वेट करने के बाद आपको जो रिलेशनशिप मिलेगा वो मिलेगा ए इक्वल टू आर वन प्लस का आर टू, ये रिलेशनशिप आपको मिलने जा रहा है। ठीक है ना, ओके। अब उसके बाद अब आप क्या कीजिएगा, इस एक्सप्रेशन को इसमें डाल दीजिएगा। तो डेल बराबर क्या हो गया, आई प्लस का ई माइनस का क्या हो गया, ए हो गया। ये तीन एक्सप्रेशन आपके बहुत काम के हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये आपका मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है। पैरेलल क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो प्रिज्म के केस में याद रखिएगा, जो इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट रे है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है, क्योंकि दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो सर्टेन एंगल पर इंक्लाइन होता है। ये समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपका एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की। तो हमने इसमें पढ़ा था, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारा इसका नाम जैसे ए बी सी डी, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक रे को इंसिडेंट करवा दिया, इंसिडेंट करवा दिया। यहाँ पर हमने नॉर्मल बना लिया। अब आपको पता है ना कि वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल के टुवार्ड्स क्या करेगा, आपका बेंड करेगा, बेंड करेगा ना। और फिर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिएगा। और रे ऑफ लाइट अब नॉर्मल डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका जो है वो नॉर्मल से अभी जाएगा, क्या जाएगा, नॉर्मल से अभी जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर जब आप इसको प्रोड्यूस कर दीजिएगा तो आप क्या देखिएगा कि जो इंसिडेंट रे का पाथ है या इंसिडेंट रे और ये आपका जो इमरजेंट रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और इस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को, इक्वल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे।
ये हमारा इंसिडेंट रे होता था, इसका नाम दे दीजिए ओ ए हमारा इंसिडेंट रे है, और अगर हम इसका नाम ए बी दे दे तो ए बी हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, और हम इसका नाम बी सी दे दे तो बी सी हमारा इमर्जेंट रे है, ठीक ना। और यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है दोनों इक्वल होता था, तभी हम बोलते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो लाइन आपका पैरेलल होता है, और पैरेलल होने की वजह से ये दोनों एंगल आपका इक्वल होता है। जब आप इसको क्या कीजिएगा, प्रोड्यूस कीजिएगा, ठीक ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है एक दूसरे के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपका जो इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। क्लियर हो गया? ओके, चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ डिवीजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है। टोटल 4 फैक्टर्स है जो आपको एंगल ऑफ डिवीजन को अफेक्ट करता है। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड फैक्टर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्ड फैक्टर आपका जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है, और फोर्थ फैक्टर जो है आपका वेवलेंथ है, या हम लोग बोल सकते हैं कलर ऑफ लाइट है। ये 4 फैक्टर्स अगर एग्जाम में इसे फैक्टर्स लिखने के लिए आता है तो आप ये 4 फैक्टर्स आप लिख दीजिएगा, लेकिन हर फैक्टर के अंदर एक्सप्लेनेशन है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे जो है एंगल ऑफ डिवीजन को अफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको आई और डेल्टा का एक कर्व बनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे देखिए ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, समझिएगा चीज़ों को क्योंकि ये है समझने का चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दिखाया है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एंगल ऑफ डिवीजन जिसको मैं डेल्टा से दिखा रहा हूँ, इसको मैंने ओरिजिन बना लिया है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपका जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है शुरू में, तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका डिक्रीज होता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पर जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है मिनिमम हो जाता है, और फिर जब फर्दर इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या, देखिए ग्राफ आपका कुछ यूं बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ क्या, देखिए पहले मैं आपको समझा दूं। अगर आपको बाहर निकालना आपकी मर्जी, ठीक है। देखिए ध्यान से, शुरू में क्या किया, जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो जो आपका ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक ना, एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं। देखिए ग्राफ आपका कहाँ से ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और ये वह पॉइंट है जिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू पर क्या होगा, जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम, इसलिए डेल मिनिमम इसको बोलते हैं, ठीक है। और फर्दर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो आप देख सकते हैं ग्राफ आपका फिर से इंक्रीज होना शुरू हो गया है। समझ में आ गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ याद रखिएगा। तो इसमें ये बोला है कि शुरू में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका डिक्रीज होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक वैल्यू पर आपका जो है एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है, और फर्दर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ये समझ में आ गया? इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो रिलेशनशिप देखा था उसकी बात करते हैं। तो अगर मान लेते हैं फॉर इक्विलेटरल प्रिज्म या इक्यू एंगुलर प्रिज्म, इक्यू एंगुलर प्रिज्म, इक्यू एंगुलर प्रिज्म, इक्यू एंगुलर प्रिज्म में क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसको I1 मान लेते हैं, और एंगल ऑफ इमरजेंस उसको I2 मान लेते हैं। इन दोनों की वैल्यू को अगर हमने I मान लिया, I मान लिया, ठीक ना। ओके, अच्छा उसके बाद क्या, जो R1 है और ये R2 ये दोनों इक्वल है, क्या है, ये दोनों इक्वल है। इसको मैं क्या मान लूँ, इसको आप चाहे तो आप मान सकते हैं वरना आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हम लोगों ने एक रिलेशनशिप देखा था डेल्टा का, जो क्या निकला था आपका I1 प्लस का I2, ठीक है ना, और माइनस का A। आपके देखा होगा मैंने लिखा होगा I प्लस का E माइनस का A, वहाँ पर I
इंडिविजुअल था इसलिए मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा था और ई को एंगल ऑफ इमरजेंस बोला था, ठीक ना। तो इसको आपको अच्छे समझाने के लिए मैंने क्या किया है, I1 I2 को I मान लिया है, ठीक ना, और R1 इक्वल टू R2। ये एंगल ऑफ आपका इक्विलेटरल प्रिज्म बोल सकते हैं या फिर इक्वी एंगल प्रिज्म में ऐसा होता है, ठीक है ना। अब क्या करने जा रहे हैं कि हमको, मैंने क्या बोला कि आपका एक एंगल ऐसा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का जिस पर आपका क्या होता है कि मिनिमम डेविएशन होता है। तो हम डेल मिनिमम निकालने जब जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, I1 के जगह और I2 की जगह I डालेंगे तो I प्लस I कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा, 2I माइनस का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और ये आपका मिनिमम एंगल डेविएशन का क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जाम में अगर एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, इसके बीच रिलेशनशिप लिखिए तो आप क्या लिखिएगा, डेल मिनिमम इक्वल टू 2I माइनस का A लिखेंगे। समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ बातें और है उसको भी समझ लीजिए। मैंने ये बोला कि आपका जब आप प्रिज्म को रोटेट करोगे तो आपका क्या होता है, नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज होगा, और अगर नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपका चेंज होगा। इसके अलावा आपने देखा जब हम लोगों ने रे डायग्राम बनाया था प्रिज्म के थ्रू, तो उसमें क्या देखा था कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मैंने बोला था वहाँ पर कि बेस के पैरेलल भी हो सकता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का केवल एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए या होता है जिस पर आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाता है, ठीक ना। और मैंने आपको ये डायग्राम समझा दिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आई डेल्टा कर्व। क्या नाम है इसका, आई डेल्टा कर्व, ठीक ना। आई डेल्टा कर्व आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस में डेविएशन आपका क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रिज्म है ABC, ठीक है ना, और ये इंसिडेंट कर रहा है 70 डिग्री एंगल से, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाया है कि एंगल ऑफ इमरजेंस आपका 33 डिग्री है, ठीक ना। तो आपको बताना है कि इसमें डेल मिनिमम कितना होगा वो निकालना है। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपका जो है R1 R2 वगैरह कितना होगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये ग्लास प्रिज्म है और ये आपका जो प्रिज्म लिया गया है ये आपका इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। क्या है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। तो इक्विलेटरल प्रिज्म ही हम लोग लेने जा रहे हैं। तो इक्विलेटरल प्रिज्म में क्या होगा, आपके ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करेंगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपका कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं तो ये आपका कितना है, 70 डिग्री है ना बाबू। और एंगल ऑफ इमरजेंस की बात करें तो एंगल ऑफ इमरजेंस आपका कितना है, आपका है 33 डिग्री, 33 डिग्री, ठीक ना। ओके, तो हम यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे कि कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें हमें एक रिलेशनशिप पता है। क्या रिलेशनशिप पता है, डेल इक्वल टू, हमने पढ़ा था ना, आई प्लस का ई, आई प्लस का ई माइनस का ए, है ना। ओके, तो सब में मिनिमम डिविएशन नहीं होगा, केवल एक ही एंगल पे होगा, ठीक ना। तो वो निकालेंगे हम लोग। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है, 70 है, ई का वैल्यू कितना है, 33 डिग्री है, और माइनस का ए कितना है, 60 डिग्री है ना। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 70 30 100, 103 माइनस 60 कीजिएगा कितना आएगा, 43 डिग्री आएगा। आप क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका इंक्रीज है तो आपका एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। यानी कि देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ डिविएशन आपका क्या आ रहा है, घट रहा है, ठीक ना। ओके, चलिए ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो ये प्रिज्म है ये ग्लास का बना हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम 1.5 मान लेते हैं। तो हमको यहाँ पर साइन आई बाई साइन आर की बात करेंगे तो इसको मैं साइन R1 लिख देता हूँ, ठीक ना। ओके, तो ध्यान से देखिएगा ये 1.5 हो गया। और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो साइन आई है ना, उसके जगह हम डालेंगे 70 डिग्री और यहाँ पे साइन आर हो जाएगा, ठीक ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5। जब आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का यूज़ करोगे तो यहाँ पर साइन 70 की वैल्यू डाल दीजिएगा, ठीक ना, और उसको फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है आपको टेबल के हेल्प से R1 का जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा 38.5 डिग्री के आसपास आएगा, ये आ जाएगा, ठीक ना। ओके, और उसके बाद आपका जो है R1 प्लस का R2 बराबर क्या होता है, ए होता है, ए होता है ना। तो आप देखिए R1 आपका 38.5 है, ए आपका 60 है, तो देयरफॉर जो R2 है वो कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 38.5 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, इसमें 5.5 जोड़ दिया तो 39, 39 में एक जोड़ दिया तो 40, 40 में 20 60, यानी 21.5 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक ना। ये समझाने के लिए मैंने किया है, आपको इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक ना। आपके एक बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ इसलिए मैंने आपको समझा दिया। मेरा पर्पस ये था कि आप देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इमरजेंस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है,
ठीक ना। अच्छा, और आप देखिए एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका क्या है, कम हुआ ना, ठीक ना। ओके, अच्छा, तो ये आप नोट कर लिए। तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, इसका जरूरत नहीं पूछेगा, आपको जनरली यही पूछता है। क्लियर हो गया, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, सो दो और केसेस देख लेते हैं। हम लोग एक्चुअली यही पढ़ रहे हैं, डेविएशन एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपका ये प्रिज्म है ABC, जिसमें आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 48 डिग्री है, ठीक ना। अब इस केस में आपका क्या है कि एंगल ऑफ इमरजेंस 48 डिग्री आया है, तो इस केस में जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो किसके पैरेलल होगा, बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल होगा। ये केस याद रखिएगा, इसी में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका कितना डिग्री है, 48 डिग्री है, ठीक है। और जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो कितना डिग्री है, 48 डिग्री है। ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो आपका जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो आपका कितना डिग्री लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। फिर आप क्या कीजिएगा, डेल का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो क्या था फॉर्मूला, आई प्लस का ई माइनस का ए, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक ना। ओके, तो आई की जगह आपने 48 डाला, ई की जगह भी आपने 48 डाला, ठीक है, और माइनस ए की जगह 60 डाला। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 96 माइनस 60 कितना होगा, 36 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका कितना हो गया, 36 डिग्री हो गया। अब देखिए इस केस में आप जब मिनिमम एंगल डेविएशन निकालेंगे तो आपका 36 ही आएगा। चेक कर लीजिए, देखिए आई प्लस ई, यहाँ पर हमने फॉर्मूला सीखा था ना, 2i माइनस का ए होता है, तो 2 इंटू आई 48 डालिएगा तो ये आपका 96 हो जाएगा। माइनस का 60 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा, ठीक ना। मैंने आपको बोला था ना, केवल एक ही ऐसा वैल्यू होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का जिसमें आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के प्रिज्म के बेस के पैरेलल होता है। आप ये याद रख लीजिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 48 डिग्री होता है उस केस में आपका जो है रिफ्रैक्टेड रे बेस के क्या होता है, पैरेलल होता है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग बात करें, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही आपका कितना है, 1.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन आई बाई साइन R1 इक्वल टू 1.5। अब इस बार हम क्या करेंगे, आई की जगह डालेंगे 48 डिग्री और साइन R1 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इक्वल टू 1.5। जब आप इसको फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के हेल्प से सॉल्व किया जाता है तो R1 का वैल्यू आ जाता है 30 डिग्री। और फिर हम लोग जानते हैं R1 प्लस R2 बराबर होता है A। तो यहाँ से जब R2 सॉल्व करते हैं तो आपका 60 माइनस का 30 बराबर कितना आ जाता है, 30 डिग्री आ जाता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपका, ठीक ना। ओके, आपको समझाने के लिए कि मेन आपका ये है। तो मिनिमम डेविएशन आपका कितना बोल रहा है, 48 डिग्री बोल रहा है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री है तो उसमें मिनिमम डेविएशन कितना होगा, 36 डिग्री होगा। ये क्लियर हो गया। चलिए अभी आखिरी केस इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आपका इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो आप देख सकते हैं पैरेलल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बेस के टुवार्ड जा रहा है। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपको कितना है, 30 डिग्री है। एंगल ऑफ इमरजेंस आपका कितना डिग्री है, 77 डिग्री है। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है आपका, 60 डिग्री है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप जब डेल निकालिएगा तो आप लिखिएगा ना आई प्लस ई माइनस का ए। तो आप देखिए आई के जगह हम 30 डालेंगे, ई के जगह हम लोग 77 डालेंगे और माइनस का ए 60 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 47 डिग्री आ जाएगा, ठीक ना। 47 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना। चलो अब उसके बाद, अच्छा हम लोग 33 पे भी एक चेक किए थे ना, 70 और 33 पे, उसमें 43 आ रहा था। अच्छा 30 पे आपका 77 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका मेन पॉइंट, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना होगा, साइन आई बाई साइन R1 इक्वल टू कितना है, 1.5 है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर आप साइन आई के जगह कितना डालिएगा, 30 डिग्री डालिएगा, बाई क्या हो जाएगा, साइन R1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1.5। अब ये जो है स्टैंडर्ड एंगल है, तो साइन 30 1/2 होता है, उसको पुट करना है और ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल का यूज़ करना है। तो यहाँ से आपका जो R1 है वो आपका निकल के आ जाएगा 19.5 डिग्री। और फिर आपने जो रिलेशनशिप पढ़ा है R1 प्लस R2 इक्वल टू ए पढ़ा है, तो यहाँ पर आपका जो R2 है वो कितना आ जाएगा, a माइनस R1, यानी कि 60 माइनस का 19.5, ठीक ना। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 40.5 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन आपको जो मेन काम का चीज़ है वो आपको ये है, ये रिलेशनशिप काम का है और ये रिलेशनशिप आपका काम का, इस पर बेस्ड आपको
क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोगों ने इस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंगल ऑफ डिवीजन को अफेक्ट करता है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसमें आपको मैंने आई डेल्टा कर्व बता दिया और आपको डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस में जो डेविएशन होगा उसके बारे में बता दिया। अब हम लोग इसके 3 फैक्टर और उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर्स की बात करते हैं। जो फैक्टर नंबर 2 है उसमें क्या है कि आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपका प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी अफेक्ट होता है। तो कैसे, जरा इसको समझ लीजिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है ना, कि आपका कुछ न कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर दिया हुआ है फॉर गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस, गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ठीक ना, अगर आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको मैं म्यू से डिनोट कर रहा हूँ, अगर ये आपका इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका कम होगा। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो फ्लिंट ग्लास का जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो क्राउन ग्लास से एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं लाइट के कलर और वेवलेंथ की। तो इसमें देखिए, इससे पहले हम इस पर आ जाते हैं। इसमें सिंपल सा लॉजिक है। सेकंड जो नेक्स्ट फैक्टर एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसमें क्या है कि अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म आपका बढ़ेगा तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी आपका बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म आपका घटेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका घटेगा। चलिए आखिरी फैक्टर जो समझ लीजिए, फिर हम लोग बोर्ड के क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिए आपका यहाँ पे बोला जब भी कलर की बात करेगा तो वेवलेंथ की बात कर सकता है, ठीक ना। तो फोर्थ जो फैक्टर वो है आपके लाइट की वेवलेंथ की, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसमें क्या है, हम लोग हमेशा 2 कलर्स को लेकर कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इसी 2 कलर का सबसे ज़्यादा पूछता है। एक वायलेट कलर और एक आपका रेड कलर। जितना भी हमने पढ़ा है सबको हम लोग इसमें मिला कर चलेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि वायलेट कलर का जो स्पीड होता है वो कम होता है, रेड कलर का स्पीड क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। तो इसका वेवलेंथ भी क्या होगा, कम होगा, इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वायलेट कलर का, ज़्यादा होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। अगर हम बात करें लेटरल डिस्प्लेसमेंट की तो ये भी इसका बढ़ेगा, इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, घटेगा। और अभी हमने जस्ट पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल डेविएशन डायरेक्टली का रिलेशनशिप है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का इंक्रीज हो रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सारे फैक्टर्स को अच्छे से समझ लिया, जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने सब कुछ बता दिया है। आपके 4 फैक्टर्स थे। फर्स्ट फैक्टर जो था एंगल ऑफ इंसिडेंस था, सेकंड फैक्टर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्ड फैक्टर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है, और फोर्थ फैक्टर आपका वेवलेंथ है। सभी फैक्टर्स को अच्छे से समझ के रखना है, क्योंकि फैक्टर्स पर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक पहला बोर्ड का क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ऐसा लाइट जिसमें सिंगल कलर हो, ठीक ना। और इसको हम क्या कर रहे हैं, आपका एक ऑब्जर्वर उसको वॉच कर रहा है, देख रहा है, जो प्रिज्म के उस पार है, ठीक ना। तब आपको इस डायग्राम को कंप्लीट करना है और आपको बताना है कि जो प्रिज्म से इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, वो भी आपको बताना है, शो करना है ना। और साथ ही साथ आपका जो लेटर आई है उसको भी आपको क्या करना है, आपको लेबल करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट को निकालेंगे। आपको पता है ना, ये छोटे क्लास में भी बताया जाता है, ठीक ना। क्या बताया जाता है बाबू, कि जब आपका हमको इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्टेन करना हो तो कम से कम 2 रेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप नॉर्मल बना लीजिए, यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना लीजिए, ठीक है। अब आपको पता है ना अच्छे से कि यहाँ पर क्या होगा, आपका ये नॉर्मल के टुवार्ड्स क्या करेगा, बेंड करेगा, ठीक ना। वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, नॉर्मल के टुवार्ड्स क्या करेगा, ये बेंड करेगा, ठीक है। और ये भी नॉर्मल के टुवार्ड्स क्या करेगा, बेंड करेगा, ठीक है। ओके, बेंड किया। अब फिर से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका लगभग एक देखिए आपका जो है कुछ इस तरह से आपका नॉर्मल मैंने बना लिया, यहाँ पर भी बना लिया नॉर्मल, ठीक है। इसको आपको पेंसिल स्केल से करना है। तो देखिए ये आपका कुछ इस तरह से आपका जाएगा, ठीक है। ओके, और ये भी आपका कुछ इस तरह से आपको जाएगा। अब ये जो इमरजेंट है ना, इसी को आपको क्या करना है, बैक साइड में प्रोड्यूस करवाना है। देखिए बैक साइड में आप क्या कीजिए, इसको प्रोड्यूस करवाइए,
ठीक है। जब आप इसको बैक साइड में प्रोड्यूस करवाइएगा तो आप क्या देखिएगा, ये दोनों कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका पॉइंट क्या होगा, आई होगा। देखिए हालांकि मैंने रफ बनाया है, तो आप क्या देखिएगा, थोड़ा आपका इधर भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपने कितना बढ़िया से उसको बनाया है। तो आप इसको पेंसिल स्केल से बनाएगा तो और अच्छा से आपको बनने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो था, आपका यहाँ पर मैंने देखो ये आई यहाँ बना दिया है, बट आई तो आपका इसके सामने ना बनेगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जर्वर ओ है, ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया, ये प्रिज्म हो गया, ये आपका ऑब्जर्वर ओ हो गया। तो इसको अच्छे से स्केल पेंसिल से आपको बनाना है। ठीक है ना, तो बस आपको इतना करने के ही आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा आराम से, सिर्फ रे डायग्राम बनाने का। तो रे डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है, समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, पॉइंट सोर्स था, उसे 2 रे हमने निकाला, और वही कॉन्सेप्ट लगाया कि आपका जब रेडर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, डेंसर से रे में जाएगा तो क्या होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर जो इमर्जेंट रे आएगा ना, उसको क्या करना है, आपको बैक साइड प्रोड्यूस करना और इमेज ऑब्टेन कर लेना है। समझ में आ गया। तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग बोर्ड के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर 3 फिगर दिया हुआ है। एक फिगर, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड फिगर है। ये ए बी सी जो है ना, ये फिगर का नाम नहीं, ये प्रिज्म का नाम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो प्रिज्म ए बी सी है, तीनों पे आपको ग्रीन कलर का जो लाइट है उसको इंसिडेंट करवाया गया है। अब आपको हर केस में जो रे ऑफ लाइट का पाथ है उसको ड्रॉ करना है कि कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ एंटर करा, कहाँ आपका इमर्ज हो रहा है, और जहाँ पे एंगल आपको मार्क करना जरूरी है वहाँ पे एंगल भी आप मार्क कर दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए बनाते हैं। ओके, देखिए आपको ये तीनों फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक ना, तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये जो प्रिज्म ए है, इसमें ये आपका नॉर्मली क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। ठीक ना, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री से इंसिडेंट कर रहा है ना, तो ये नॉर्मली ही आपका क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप जो है नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिएगा। अब खुद दिमाग लगाइए, ये है 90। ठीक है, ओके, देखो ये 90, ये 60, तो ये कितना 30 डिग्री होगा, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। फिर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। और अगर ये 60 थी, टोटल यहाँ तक 90 थी, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अब देखिए ये आपका रेडर से डेंसन में गया तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट करा था ना। अब लेकिन अब फर्क पड़ेगा, अब ये डेंसर से रेडर में जा रहा है ना। तो यहाँ पर आपका देखिएगा, यहाँ पर आपका ये नॉर्मल से अभी जाएगा, तो नॉर्मल से अभी कीजिए इस तरह से। क्लियर हो गया, तो पहला आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए जैसा बोला मैंने वही किया, आपका रे ऑफ लाइट का पाथ बताया, देखिए आपका प्रिज्म के अंदर एंटर किया और आपका प्रिज्म से बाहर इमर्ज भी हो गया। और जहाँ पे जरूरत एंगल मैंने बता दी, देखिए एंगल कैसे लिया, ये 60, ये 90 गिवन था, ये 60 गिवन था, ये 30 निकाल लिया। फिर ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये 30, ये 90, तो ये कितना 60, और ये जो लाइन है नॉर्मल का है, इसका मतलब ये पूरा यहाँ से तो 90 होगा, तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। समझ में आ गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये नॉर्मली एक्ट कर रहा है, तो जब ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो नॉर्मली ही क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। इस तरह से स्केल पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप जो है नॉर्मल बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या देखिएगा, यहाँ पर जो है आपका रे ऑफ लाइट जो है वो बाहर निकलेगा, नॉर्मल से अभी जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है ना, कि व्हेन रे ऑफ लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम radar to denser medium, it bends towards the normal, or when a ray of light travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal। वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आप बताइए कितना हो सकता है, दिमाग लगाइए। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। ठीक ना, क्योंकि 30 की मेहनत, ये 90 है 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल कितना है 90 है, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया। चलिए अब आखिरी बात करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो ये आपका टोटल 90 है, तो ये कितना होगा 20 डिग्री होगा, क्योंकि ये 70 दिया हुआ है। 70 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको समझ लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो ये टोटल 90, तो ये आपका 70, तो ये कितना 20 होगा। ये समझ गए ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब यहाँ पर जो है ये आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेडर से डेंसर में जा रहा है। जब रेडर से डेंसर में जाएगा तो आपका क्या होगा, नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड करेगा,
तो देखिए रे अप्लाइड ऐसे जा रहा था, तो हमने क्या किया, इसको बेंड करवा दिया, बेंड करवा दिया, और फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और अब यहाँ से देखिए आपका जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ जाएगा, वो आपका जो है वो आपका नॉर्मल से अभी जाएगा। जब नॉर्मल से अभी जाएगा तो आपका रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बस यही करना था, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये 45 दिया हुआ है, 70, यहाँ पर कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ा, तो जो मुझे ज़रूरत पड़ा मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से निकाल देखिए 90 है 45, ये 45 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 90 है, तो ये तो आपका गिवन नहीं ना, तो ये 20, तो ये 20 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना। पर्टिकुलर अपोजिट एंगल से 70 होगा, ये 70 होगा। देखिए आपको समझ आता, देखिए मैं जितना हो सके बता देता हूँ। ये आपका कितना होगा, 45 होगा। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है 45, तो ये 45 आएगा। अच्छा, ये आपका 70, तो ये भी आपका कितना 70 होगा। और अगर ये टोटल 70, तो ये कितना होगा 20 होगा। ठीक ना। अब अगर हम इसको निकाले तो फिर ये वाला देखिए, बताइए ये एंगल से ये एंगल निकल जाएगा ना, तो ये आप जोड़ के निकाल लीजिएगा। ये देखिए 70 और 40 110, 5 115, तो लगभग 115 में 5 जोड़ी 120, यानी 65 आ जाएगा। ये 65 आ जाएगा ना। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 में से 65 माइनस कर दीजिएगा तो आपका 25 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ठीक ना। तो ये आपको तरीका है कैसे करते हैं, समझ में आ गया। तो जहाँ पर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ नहीं। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ पे पढ़िए। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, अगर आपका मिनिमम डिविएशन दिया 36 डिग्री, तो इक्विलेटरल प्रिज्म आपका कितना होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया है, ये वैल्यू आपको डेटा भी पढ़ा हुआ है। मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन 36 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री होगा। ये तो दिमाग में है, हम लोग है, मैंने बोला तो याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, 2i माइनस का a पढ़ा था। अब ये आपको कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको क्या करना है, निकालना है, और a कितना होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है। याद रखिएगा, आपको 60 दिया नहीं रहेगा, आपको अंडरस्टूड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री होता है, इसलिए इसका मतलब आपका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होगा। इट मीन्स 2i बराबर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, 96/2, यानी कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, पूछा जा सकता है। समझ में आ गया अच्छे से। तो हम लोगों ने आज के क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म पढ़ लिया, जिसमें मैंने आपको प्रिज्म के बारे में बताया, फिर आपका प्रिज्म से जो रे डायग्राम बनता है उसके बारे में बताया, उसके डेरिवेशन को मैंने शॉर्ट में बताया है। मेन मैंने एक्सप्रेशन आपको लिखा दिया है, वो मेन इंपॉर्टेंट था। ठीक ना। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है आपके एंगल ऑफ डेविएशन को, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, जिसमें आई डेल्टा कर्व इंपॉर्टेंट था, उसको समझ के रखना है। ठीक ना। डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका डिविएशन कैसा होगा सबका मैंने केसेस बताया आपको। फिर उसके बाद हम लोगों ने 3 फैक्टर्स और देखे, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म था, और एक आपका था क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो भी मैंने बताया। और फिर हम लोगों ने क्या किया, जो है बोर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तरह तरह के बोर्ड के क्वेश्चन देखा, 3 टाइप का बोर्ड का क्वेश्चन देखा। इस तरह का आपका प्रैक्टिस करना है, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, इसका सेकंड पार्ट भी खत्म हो चुका है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा फिजिक्स का, उसमें हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान भी है, छोटा टॉपिक भी है। ओके, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।